हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, जो कि रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक फलन या एक मैपिंग होता है जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या है बाइनरी ऑपरेशन का? अगर आप कोई सेट लें और उस सेट में दिया हुआ ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को चेक करें क्या वो उसी सेट से है। अगर वो उसी सेट से है जिससे पहले वाले दोनों एलिमेंट थे तो कहेंगे दिया गया ऑपरेशन बाइनरी है, अन्यथा बाइनरी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे 1, 2, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 और 2। अब अगर मैं इनके बीच एक ऑपरेशन लगाऊं, मैंने ऑपरेशन ले लिया मान लीजिए प्लस का 1 + 2। अब 1 + 2 को अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 भी नेचुरल नंबर है। तब ये जो ऑपरेशन हमने लगाया है, ये जो संक्रिया लगाया है जोड़ने का, ये संक्रिया क्या हो जाएगा? द्विआधारी हो जाएगा, क्योंकि हमने इस सेट से 2 अवयव लिए, दोनों के बीच हमने ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन यानी संक्रिया लगाने के बाद जो हमको उत्तर मिला वो भी उसी सेट से मिला जिससे पहले वाले दोनों एलिमेंट थे। इसलिए जो प्लस वाला जो संक्रिया है ये कैसा है? द्विआधारी है, यानी ये ऑपरेशन बाइनरी है। अगर मैं घटाने की बात करता, अगर मैं 1 - 2 करूँ, 1 - 2 रिजल्ट हमको पता -1 आएगा, और ये -1 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इस वजह से ये जो माइनस वाला संक्रिया ये बाइनरी नहीं है, ये द्विआधारी नहीं है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं इनमें गुणा लगा लूँ, 1 × 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 जानते हैं नेचुरल नंबर है, और अगर ये नेचुरल नंबर है इसलिए ये वाली जो संक्रिया गुणा वाला है ये कैसा है? ये बाइनरी है, द्विआधारी है। भाग की संक्रिया की बात करें, अगर मैं 1/2 करूं तो 1/2 ये तो नेचुरल नंबर में आता नहीं, तो ये द्विआधारी नहीं है, मीन्स नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? अगेन रिमाइंड करें अच्छे से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कहलाएगा अगर आप जिस सेट पे वो ऑपरेशन लगा रहे, जिस सेट के एलिमेंट के बीच लगा रहे हो, अगर उसका जो रिजल्ट मिलता है वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद हो, तब कहेंगे ऑपरेशन बाइनरी है, अन्यथा वो बाइनरी नहीं है। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ ताकि और डिटेल में हम इसको समझ सकें। क्वेश्चन है जैसे Z+ में जो ऑपरेशन लगाया गया है A ऑपरेशन B, ये डिफाइंड किया गया है A - B से। आपको चेक करना है क्या ये ऑपरेशन बाइनरी है। तो बाइनरी होने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिजल्ट जो है Z+ में है। Z+ का मतलब क्या होता है? Z जानते हैं पूर्णांक होता है। Z क्या है? ये पूर्णांक है, और पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है तो ये पता, -∞ से यहाँ पर -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर इस तरह से +∞ तक जाता है। अगर इसमें हम Z0 की बात करें या Z* भी लगा देते हैं कहीं कहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 0 को छोड़ दो, इसमें से Z में से आप 0 छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा। Z+ की बात करें, अगर Z+ है तो इस Z+ में आपको क्या करना है? ये जो Z है, इस Z से आपको नेगेटिव वाले सारे Z निकाल देना है। यहाँ पर आपको Z नेगेटिव निकाल देना है, मतलब यहाँ पर आपके पास 0 रहेगा, 1, 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। ये Z+ हो जाएगा आपका। इसमें चेक करना है कि जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर ये लगाया है, जो कि डिफाइंड किया गया नेगेटिव के द्वारा, माइनस के द्वारा, क्या ये बाइनरी है? देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1
और 2, 1 भी जेड प्लस में है, 2 भी जेड प्लस में है। अब 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लगाऊं, मतलब 1 - 2, 1 - 2 क्या मिलेगा, 1 - 2 जाता है -1 के बराबर। अगर ये -1 हो रहा है और -1 जो है जेड प्लस में नहीं होता, क्योंकि जेड प्लस का मतलब इसमें से ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आपने निकाल दिए, इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो संक्रिया है जेड प्लस में बाइनरी नहीं है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। फिर हम इसी जेड प्लस में दूसरा ले लें। इस जेड प्लस में हमने ऑपरेशन ले लिया A*B = AB। इसमें चेक करना है कि ये जो संक्रिया लगी है क्या ये बाइनरी है, द्विआधारी है। तो देखते हैं, इसमें से जेड प्लस में से अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू जेड प्लस के जितने भी एलिमेंट हैं उनका अगर आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या बनेगा, जेड प्लस का ही अवयव बनेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है नहीं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अगर 0 हो गए तो 0 भी जेड प्लस के अंदर आता है। इस वजह से फॉर ऑल AB बिलोंग टू जेड प्लस, अगर आप A*B लेते हो जो कि AB आता है, ये भी जेड प्लस में आता है। इस वजह से ये जो ऑपरेशन है ये कैसा हो जाएगा, द्विआधारी है। बाइनरी है। फिर कहें कि सेट R में संक्रिया को हमने डिफाइन किया है इस तरह से AB²। इसमें चेक करना है कि ये जो संक्रिया लगी है क्या ये बाइनरी है, द्विआधारी है। देखते हैं, हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, तो वो भी एक वास्तविक संख्या होती है। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर भी एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चला कि ये जो B² है ये कैसा है, रियल नंबर। अगेन देखो, A कैसा है, रियल नंबर है, B² कैसा है, रियल नंबर है, तो AB² क्या हो जाएगा, दो रियल नंबर का गुणा, यानी दो वास्तविक संख्याओं का गुणा। अगर दो वास्तविक संख्याओं का हम गुणा करते तो भी हमको वास्तविक संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब यानी कि चूँकि दो वास्तविक संख्याओं का गुणा भी एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब AB² जो है ये भी किस में आ जाएगा, R में। तो हमने क्या देखा, A बिलोंग करता है R में, B बिलोंग करता है R में। इम्प्लाइज दैट A*B अगर निकालते हैं तो ये जो कि AB² आता है ये भी बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब ये जो संक्रिया है कैसा है, द्विआधारी है। ठीक, हमने क्वेश्चन कहा कि Z+ में है, ऑपरेशन डिफाइन किया गया mod A - B से। चेक करना है कि इसमें जो ऑपरेशन लगा है क्या ये बाइनरी है, द्विआधारी है। देखते हैं, यहाँ पर हमको पता है
ए बिलोंग करता है अगर जेड प्लस में, जेड प्लस को बोलते हैं ऋणेतर पूर्णांक, मतलब कि आपको ऋणेतर वाले यानी नेगेटिव वाले पूर्णांक निकाल देना, बाकी जितने बचे वो सारे। ए बिलोंग करता है जेड प्लस में, बी बिलोंग करता है जेड प्लस में, और अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं a माइनस बी और इसका मॉड ले लिया, तो मॉड लेने से क्या होगा, नेगेटिव तो बचेगा नहीं, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा या तो जीरो बनेगा। इसका मतलब कि ये जो a माइनस बी का मॉड है ये किस में आएगा, जेड प्लस में आएगा। और अगर जेड प्लस में आ रहा है तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो संक्रिया है जो कि a और b के बीच डिफाइंड किया गया इस तरह से, मॉड a माइनस बी ये जेड प्लस में है, इस वजह से ये कैसा है, द्विआधारी है, बाइनरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना आप सीख गए होंगे। क्या करना है, सबसे पहले 2 एलिमेंट लेने हैं सेट के, इसके बाद दिया गया आपको ऑपरेशन लगाना है, संक्रिया लगाना है। संक्रिया लगाने के बाद जो उत्तर मिले वो उत्तर भी अगर उसी सेट में मौजूद हो जिससे पहले दोनों वाले अवयव थे तो कहेंगे दिया गया ऑपरेशन द्विआधारी, अन्यथा वो द्विआधारी नहीं है। अब क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अगर कोई सेट है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है तो उसके लिए उसके 2 अवयव हमने ले लिया a और b। अगर a और b के बीच ऑपरेशन लगाएं और जो रिज़ल्ट आए वही b और a के बीच ऑपरेशन लगाने से आए तो फिर कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है बाइनरी ऑपरेशन, नहीं तो नहीं करता। फिर आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जिसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जिस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया उसके 3 अवयव ले लें ए बी सी। अगर ये इस सेट के हों तो अगर ऑपरेशन लगाते हैं ए बी और सी के बीच इस तरह से, यानी पहले बी और सी के बीच, इसके बाद जो रिजल्ट है उसको ए के बीच, ये बराबर आ जाए, पहले ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाएं और फिर बाद में सी के बीच जो रिजल्ट आए उससे लगाएं, तो अगर ये बराबर हो जाएं तो फिर कहेंगे ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि जेड में ए और बी के बीच जो ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है ये डिफाइंड किया गया है a माइनस बी। अब आपको चेक करना है क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्या ये साहचर्य नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय के लिए अगर हम a स्टार b निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, a माइनस बी। ये फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू z, यहाँ z ले लें, z प्लस, इस तरह से ले लें, जो भी ले लो, चाहे z प्लस ले लो चाहे z माइनस ले लो, अपने अच्छे अनुसार। मैंने z प्लस लिया है। तो अगर मैं b और a के बीच ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, b माइनस a। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल नहीं बराबर होंगे। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। अगर मैं 1 और 2 के बीच ऑपरेशन लगाऊंगा तो 1 माइनस 2 जो कि -1 मिलेगा, और 2 और 1 के बीच ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 1 जो कि +1 मिलेगा, और ये दोनों बराबर नहीं हैं। और इसी वजह से यहाँ से क्या पता चला कि ये स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये क्रम विनिमय नियम नहीं है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। नहीं करता। क्रम विनिमय का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए। आप z भी लोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो ये सीधा बाइनरी ही नहीं रह जाएगा। और अगर आप z लेते हो, यहाँ पर कहते कि z है, तो ये दोनों तो बाइनरी तो डिफाइंड रहेगा, लेकिन
यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आने वाले हैं फिर भी, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। साहचर्य नियम का क्या पालन करेगा, आइए देखते हैं कि क्या साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम के लिए आपको 3 अवयव लेना है। मान लीजिए कि ए बी सी 3 अवयव है जेड में। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इस तरह से हमने लगाया। पहले बी और सी के बीच ऑपरेशन लगेगा तो क्या बनेगा, ए माइनस या बी माइनस सी। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पता है ये क्या बन जाने वाला है, ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए और सी का मल्टीप्लाई ए सी। हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पर ऑपरेशन है तो अब आपको इसके बीच ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग a माइनस ये b माइनस सी, ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस का c। फिर पहले a और b के बीच ऑपरेशन लगाएं, देन c के बीच लगाएं। a और b के बीच ऑपरेशन a माइनस बी, यहाँ c। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन क्या लगेगा, a माइनस बी फिर माइनस सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। क्या ये और ये इक्वल है, तो दिख रहा दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पर a स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम नहीं लागू होता। एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड। साहचर्य नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यू में अगर ए और बी के बीच ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है ए बी बाई 2, चेक करना क्या ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करेगा। देखते हैं। क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। ए परिमेय है, बी परिमेय है और ए बी बाई 2 ये भी परिमेय है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइंड है। अब सबसे पहले यहाँ पर ए स्टार बी निकालें, यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, ये मिलेगा ए बी बाई 2 और बी ऑपरेशन ए निकालेंगे तो बनेगा बी ए बाई 2 और इस बी ए को हम उल्टा भी इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी बाई 2, क्योंकि बी ए और ए बी इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल आ गए, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या ये साहचर्य नियम का भी पालन करेगा, देखते हैं। साहचर्य नियम के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू, हम पहले बी और सी के बीच ऑपरेशन लगाते हैं। क्या बनेगा, ए बी और सी के बीच ऑपरेशन बनेगा यहाँ पर बी सी अपॉन 2। फिर इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो ये बनेगा ए इंटू बी सी अपॉन 2 अपॉन 2, यानी कि ए बी सी अपॉन 4। फिर ब्रैकेट्स को चेंज कर लें, इस तरह से लगाएं। अब देखिए क्या बनता है, ए और बी के बीच ऑपरेशन बनेगा ए बी बाई 2, फिर यहाँ सी के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो ए बी बाई 2 इंटू सी अपॉन 2, ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4। क्या दिख रहा, दोनों बराबर आ गए, यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी यहाँ पर साहचर्य नियम लागू हो रहा है। साहचर्य नियम लागू होता है। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमय भी कर रहा है और साहचर्य नियम का भी। इसी तरह से हम ले लें क्यू में
ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाया, ये 2 पावर ए बी आ गया। क्या ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करेगा? चेक करके बताएं। बिल्कुल करेगा। देखो, अगर आप ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाओगे 2 पावर ए बी और ए के बीच ऑपरेशन लगाओगे 2 पावर बी ए, और ए बी और बी ए आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको भी आप लिखोगे 2 पावर ए बी। क्या दिखा? ये बराबर बराबर मीन्स ऑपरेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है, यानी कि ये क्रम विनिमय है। क्या साहचर्य भी है? चलो साहचर्य को चेक करो, इधर कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लगाया इस तरह से, पहले बी और सी के बीच ऑपरेशन, तो पी और सी के बीच ऑपरेशन लगाएंगे 2 पावर ए बी होता है, तो ये बनेगा क्या? यहाँ पर 2 पावर बी सी। अब आपको इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच अगर ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पर बनेगा क्या? 2 पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू 2 पावर बी सी। यहाँ ध्यान से इतना आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पावर बी सी, और साथ में यहाँ पर कितना है? ए। अब देखते हैं, इसके बीच पहले लगाएं, ए और बी के बीच, तब क्या मिलेगा? ये बनेगा 2 पावर ए बी, फिर ऑपरेशन सी, लास्ट में फिर ये बनेगा 2 पावर 2 ए बी और साथ में सी। अब क्या देखने को मिला? ये और ये तो बराबर है नहीं, मीन्स एसोसिएटिविटी इसके अंदर होल्ड नहीं कर रहा। ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये साहचर्य नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में सीख लिया कि कौन सा ऑपरेशन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और कौन सा नहीं करता है। इसके बाद जानते हैं इसमें तत्समक अवयव निकालना, आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, तत्समक। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहली बात ज़रूरी ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी होगा तो वो यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। एक से अधिक आइडेंटिटी कभी नहीं एग्जिस्ट करेगी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए। होता क्या है तत्समक अवयव? तत्समक अवयव को अक्सर ई से लिख देते हैं, और अगर ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए के बराबर मिल जाए, तो उस केस में ये जो ई है, इस ई को कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा अवयव जो कि उसी सेट से हो, और अगर उसका ऑपरेशन लगाया जाता है उस सेट के अन्य किसी भी अवयव के साथ, या उस अवयव के साथ खुद भी लगाया जाए, तो रिजल्ट जो मिले वो अन्य अवयव रह जाए, तो उसको कहेंगे ये वाले एलिमेंट को कि ये आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव है। जैसे कि अगर हम बात करें योग के लिए, योग मतलब जिसे आप जोड़ कहते हो, के लिए तत्समक अवयव, जो तत्समक अवयव बनेगा, तो आपको खुद सोचना है कि ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दें, किसी भी नंबर में जोड़ दें, तो हमेशा रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो तत्समक अवयव के लिए ये 0 होता है, जिसे आपको शून्य कहते हो।
क्योंकि अगर आप 2 + 0 करोगे तो क्या मिलेगा 2, और 0 + 2 करोगे तो भी क्या मिलेगा 2, वही है ना, A * E = E * A। इस वजह से ये जो योग के लिए तत्समक अवयव क्या है 0 है। इसी तरह से गुणा के लिए, गुणा ये जो क्रॉस या डॉट से भी लिख सकते हो के लिए तत्समक अवयव 1 होता है, क्योंकि अगर आपने 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी 2 मिलेगा, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो भी 2 ही मिलेगा। इस वजह से गुणा के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है 1 है। जोड़ने के लिए तत्समक अवयव क्या है 0 है। ठीक, इसके बाद आता है प्रतिलोम। जिसे इनवर्स कहते हैं। किसी सेट में अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो और अगर उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, प्रतिलोम निकलता है, तो प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही इन्वर्स बनेगा, एक से अधिक इन्वर्स नहीं हो सकता। जिस प्रकार आइडेंटिटी एक है, लेकिन आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए एक ही होती है, और यहाँ जो प्रतिलोम होता प्रत्येक एलिमेंट का होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो, और वो भी अद्वितीय होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। ये डिफाइंड कैसे होगा कि यहाँ पर अगर ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाएं आइडेंटिटी मिल जाए, या बी और ए के बीच ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी मिल जाए, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, जो बी है ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ ए, और ए क्या कहलाएगा इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, आइए इस पर भी कुछ क्वेश्चंस लें ताकि हमको और क्लियरिटी हो जाए तत्समक अवयव के बारे में। हमने कहा कि एक नेचुरल नंबर पर ले लें तत्समक अवयव। चलो, यहाँ पर A * B = AB², ये रियल नंबर में, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। अब आपको इसका आइडेंटिटी निकालना है और इन्वर्स निकालना है। चलो देखते हैं। आइडेंटिटी और इन्वर्स के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी E R में है और A ऑपरेशन E = मिल रहा है A, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी है तो उस केस में यही बनेगा। A और E के बीच इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाया जाए तो क्या बनेगा AE², तो E² क्या बन जाएगा, यहाँ पर A और A कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो E कितना बन जाएगा, यहाँ पर E = 1 मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या ये इसका आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ पर E² = 1 है, और जब E निकालेंगे तो ये प्लस माइनस का आ सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी हो तो वो कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी जब भी निकलेगी केवल एक होगी, यहाँ पर तो 2 मिल गया। इसी तरह से अगर आप E और A के बीच ऑपरेशन लगाते हैं, E और A के बीच ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मिलता है आपको, यहाँ पर EA², यहाँ से E = 1/A मिल जाएगा, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, तो यहाँ तो बहुत सारी आइडेंटिटी दिख रही हैं, और आइडेंटिटी जब भी होता है यूनिक होता है। इस वजह से यहाँ पर ये जो
ऑपरेशन दिया गया है, इस ऑपरेशन के लिए सेट R में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकलेगा, कोई भी तत्समक अवयव नहीं निकलेगा। अगर तत्समक अवयव ही नहीं है तो प्रतिलोम की बात ही खत्म। ठीक, हमने कहा R में A और B के बीच ऑपरेशन है, AB + 1 से डिफाइंड है। इसके लिए तत्समक अवयव निकालना है। सबसे पहले E मान लीजिए R में है और इस तरह से है कि A और E के बीच ऑपरेशन क्या मिलता है हमको, A ही मिलता है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही है। A और E के बीच ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, AE + 1 = A। हमें E निकालना है तो AE = बनेगा A - 1, E = क्या बनेगा, A - 1/A। जहाँ पर A अगर 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा, तो आइडेंटिटी यहाँ पर मिल रहा है A - 1/A। यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं कि 2 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपके पास ये भी निकल आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा A 0 नहीं होगा, A अगर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रहे। संक्रिया सारणी कैसे बनेगा, हमने एक समुच्चय लिया, सेट लिया, जो कि 1 2 3 4 5 से डिफाइंड है ये सेट, और इसमें जो ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है A और B के बीच, उसको इससे लिखा गया। इसका मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ A B, A और B में जो भी निम्नतम होगा उसको लेना है। क्या ये संक्रिया बाइनरी है, तो बाइनरी तो रहेगा ही रहेगा। इसके लिए हमको संक्रिया सारणी चलिए बनाते हैं। संक्रिया सारणी करने से क्या होता है, आसान हो जाता है चेक करना कि बाइनरी है कि नहीं है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर सारे लिख लो 1 2 3 4 और 5, इधर भी नंबर लिख लो 1 2 3 4 5। अब संक्रिया लगाना शुरू करें। 1 और 1 में निम्नतम 1 ही बनेगा, 1 और 2 में निम्नतम 1 है, 1 और 3 में निम्नतम 1, 1 और 4 में निम्नतम 1, 5 निम्नतम 1, छोटा कौन है 1। 2 और 1 में 1 बनेगा, 2 और 2 में तो 2 ही रह जाएगा, 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। निम्नतम मिनिमम का मतलब क्या है। फिर 3 और 1 के बीच 1, 3 और 2 के बीच 2, 3 और 3 के बीच 3 ही रहेगा, 3 और 4 के बीच 3, 3 और 5 के बीच 3। ऐसे 4 और 1 के बीच न्यूनतम 1, 4 2 के बीच 2, 4 3 के बीच 3, 4 4 यानी 4 ही रहेगा, 4 और 5 के बीच भी 4 आ जाएगा। 5 के लिए देखें 1, यहाँ 2 3 4 5। संक्रिया में आपको इसमें वो लिखना है, क्योंकि इसने कहा न्यूनतम जो हो मिनिमम जो हो, तो इन दोनों नंबरों में चेक करते जाना कौन मिनिमम है, वही रिजल्ट लिख देना। अब ये जो संक्रिया टेबल हमारा तैयार हुआ, इस टेबल में जितने भी यहाँ पर अवयव दिख रहे होंगे, ये इतनी पूरे, ये सारे के सारे इसी सेट से, कोई भी अवयव बाहर से नहीं आया। बाहर से नहीं आया इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है यहाँ पर, ये वाला ऑपरेशन, ये कैसा है, बाइनरी है, द्विआधारी। फिर अगर आपको चेक करना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सा है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तो आपको चेक करना है कौन सा ऐसा अवयव है जिसके रो में और कॉलम में वही अवयव लिखे हैं जो दूसरे वाले, जैसे अगर इसका हम रो चेक, इसमें अगर चेक कर रहे हैं 5 में देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे अगर मैं इधर चेक करूँ 1 2 3 4 5, ये दिख रहे हैं ना जी, ये लौट के वही आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों में यानी कि ये जो 5 है, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, यहाँ जो 5 है
यही क्या है, आइडेंटिटी। प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम का मतलब ऐसा आपको एलिमेंट ढूंढना है जो क्या दे दे, आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ पर देखो 1 कोई प्रतिलोम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसको आइडेंटिटी बना दे, यानी 5 रिजल्ट दे दे। 1 का प्रतिलोम नहीं है, 2 का भी प्रतिलोम नहीं, 3, 4 का भी प्रतिलोम नहीं, केवल 5 का प्रतिलोम है। वो भी कौन सा है, 5। ठीक है, तो बाकी सबके यहाँ पर प्रतिलोम नहीं निकल रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन देख लें ताकि संक्रिया टेबल भी आप बना सको आसानी से। यहाँ पर सेट में हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन डिफाइंड कर दिया ए और बी के बीच कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। ए और बी का HCF निकालना है, जो रिजल्ट मिलेगा वो बन जाएगा इस ऑपरेशन के द्वारा। तो अब देखते हैं क्या संक्रिया टेबल बन सकता है इसका। चलो देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लिया, इधर 1 2 3 4 5। 1 और 1 का HCF 1 ही बनेगा मासा, 1 और 2 का मासा 1, 1 और 3 का मासा 1, 1 और 4 का मासा 1 और 1 और 5 का मासा 2 और 1 का मासा 1, 2 और 2 का मासा 2 हो जाएगा, 2 और 3 का मासा 1, 2 और 4 का मासा 2, 2 और 5 का मासा 1। मासा लासा मासा सबको आता है। 3 और 1 का मासा 1, 3 और 2 का मासा 1, 3 और 3 का मासा 3, 3 और 4 का मासा 1 और 3 और 5 का मासा 1, 4 और 1 का मासा 1, 4 और 2 का मासा 2, 4 और 3 का मासा 1, 4 और 4 का मासा 4, 4 और 5 का मासा 1, 5 और 1 का मासा 1, 5 और 2 का मासा 1, 5 3 का मासा 1, 5 4 का मासा 1 एंड 5 और 5 का मासा 5। ये बन गया। क्या ये बाइनरी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अवयव आए वो सब 1 2 3 4 5 इन्हीं में से हैं। फिर बात करें क्या इसका आइडेंटिटी निकलता है, तो हमें कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं दिख रहा जो सेम एलिमेंट को रिपीट कर दे। 1 2 3 4 5 किसी रो में नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट किसी भी कॉलम में नहीं दिख रहा। इस वजह से यहाँ पर आइडेंटिटी जो है ई जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ज़रूर। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि इसका बेनिफिट हर किसी को मिलता रहे। थैंक यू।